मेरा नाम माधुरी गुप्ता है, एसोसिएट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज दौसा। मैं बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ा रही हूँ। उसमें हम अमेरिका का राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं और कल हमने अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति की स्थिति। तो पॉटर ने लिखा है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति का पद है वो विस्तारशील शक्ति का पद है, अर्थात वॉशिंगटन के समय से लेकर जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे से लेकर आज डोनाल्ड ट्रंप तक राष्ट्रपति का पद संसार का सबसे शक्तिशाली निर्वाचित पद बन गया है। और उस समय में तो ये अप्रत्यक्ष निर्वाचित होता था, लेकिन आज ये प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होने के समान हो गया है। जैसे जैसे राज्य का स्वरूप कल्याणकारी होता जा रहा है, कार्यपालिका का कार्यक्षेत्र बढ़ता जा रहा है और इसी कारण राष्ट्रपति की शक्तियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। जो प्रतिभाशाली राष्ट्रपतियों ने राष्ट्रपति के पद की गरिमा में और 4 चांद लगा दिए, यानी उसकी शक्ति और गरिमा को और अधिक बढ़ा दिया। जैसे कि जेफरसन, जैक्सन, अब्राहम लिंकन, विल्सन, रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट आदि ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपनी व्यक्तित्व और से पद की गरिमा को और अधिक बढ़ा दिया। अगर हम संक्षेप में राष्ट्रपति की स्थिति का मूल्यांकन करें तो वो निम्न प्रकार होगा। पहला है, राष्ट्रपति तानाशाह नहीं है। हमने राष्ट्रपति की शक्तियाँ देखी थी तो उससे ऐसा लग रहा था कि राष्ट्रपति तानाशाह बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार तो राष्ट्रपति की तुलना हिटलर से भी कर दी जाती है, लेकिन वास्तव में ये भ्रम की स्थिति है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो राष्ट्रपति है उस पर कांग्रेस और सर्वोच्च न्यायालय का अंकुश रहता है। वह न तो शांति काल में और न युद्ध काल में तानाशाह बन सकता है। हाँ, ये अवश्य है कि संकट काल में कभी राष्ट्रपति की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं, लेकिन वो राष्ट्र हित में होती हैं और वो कुछ समय के लिए होती हैं। जब संकट समाप्त हो जाता है तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ भी उस हिसाब से कम हो जाती हैं। आगे है एकल कार्यपालिका। अब राष्ट्रपति को इतनी शक्तियाँ प्राप्त हैं तो इसका कारण यह है कि यहाँ पर एकल कार्यपालिका है, यानी जो कार्यपालिका की शक्तियाँ हैं उस पर केवल एक ही स्वामी है या एक ही व्यक्ति का नियंत्रण है। जैसे कि संसदीय प्रणाली में 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है कि एक तो प्रधानमंत्री होता है, उसका मंत्रिमंडल, तथा दूसरा होता है राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पर सारी शक्तियाँ अध्यक्षात्मक प्रणाली के कारण केवल राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला है 5वां पहिया। अब ये कहा जाता है कि जो भारत का राष्ट्रपति है वह अमेरिका के राष्ट्रपति के समान 5वां पहिया नहीं है, यानी वह न तो या तो स्टीयरिंग है या फिर ब्रेक है, कि या तो वो विधि निर्माता है या फिर विधि निर्माण को रोकने वाला है, या तो गाड़ी चलेगी या नहीं चलेगी। वो अतिरिक्त पहिया कभी भी नहीं होता है। यानी विधि निर्माण के क्षेत्र में भी जो अमेरिका का राष्ट्रपति है उसको महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है। अब है अगला, राष्ट्रपति पद अतुलनीय है। जैसे कि इंग्लैंड में राजा है तो वो राज करता है, शासन नहीं करता है, और जो प्रधानमंत्री है वो शासन करता है, राज नहीं करता है। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में देखें तो भी ये स्थिति है कि वो राज करता है, शासन नहीं करता है। लेकिन अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसके संदर्भ में स्थिति बिल्कुल भिन्न है। वो राज भी करता है और शासन भी करता है, यानी उसका जो पद है वो गरिमा से भी युक्त है और शक्ति से भी युक्त है। इसीलिए वो बहुत महान व अतुलनीय पद है। और जो अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्ति है वह विश्व के किसी भी अन्य देश के जो पद है उससे नहीं तुलना की जा सकती है, यानी वह संसार में सर्वश्रेष्ठ है। राष्ट्रपति की स्थिति। अब राष्ट्रपति की स्थिति निर्भर करती है उसके व्यक्तित्व पर। ये हम जानते हैं कि अगर कुशल व्यक्ति होगा, कुशल प्रशासक होगा, उसका व्यक्तित्व ऊंचा होगा, तो ऐसी स्थिति में वह अपनी शक्ति को बहुत हद तक बढ़ा लेता है। एक तो व्यक्ति और उसकी परिस्थितियां के अनुसार समय समय पर राष्ट्रपति पद की स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। कुछ अपने शानदार एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण राष्ट्रपति अमर हो गए, जिनका नाम इतिहास में अमर है, और कुछ ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका नाम तक नहीं लिया जाता या जिनको कोई जानता नहीं है।
तो कहने का अर्थ ये है कि जो राष्ट्रपति का पद है वो उतना ही बड़ा है जितना कि वह व्यक्ति या राष्ट्रपति उसको बनाने की क्षमता रखता है। यानी जिसमें क्षमता अधिक है, जिसका व्यक्तित्व अच्छा है, प्रभावशाली है, शानदार है, वो उसको उतना ही ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो राष्ट्रपति है उसके अधिकारों में कमी नहीं होती बल्कि वृद्धि होती जाती है, और राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं वो इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसको अपने दल पर कितना अधिकार प्राप्त है और जनता में उसको कितना समर्थन है। यानी अगर जनता का पूरा समर्थन प्राप्त है, दल पे पूरा अधिकार एवं नियंत्रण स्थापित है, व्यक्ति जो उसका जो व्यक्तित्व है वो प्रभावशाली है, शानदार है, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो संवैधानिक अधिनायक के रूप में भी कार्य कर सकता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो राष्ट्रपति है आज वो सारे देश का नेता बन गया है, और इसमें परिवर्तन आया है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। और जो राष्ट्रपति है उसकी प्रतिद्वंदी है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के पास में भी बहुत सारी शक्तियां हैं और राष्ट्रपति के पास में भी है, लेकिन कांग्रेस की शक्तियां धीरे धीरे राष्ट्रपति के पास में जाती जा रही हैं। 20वीं शताब्दी में राष्ट्रपति एवं कांग्रेस के संबंधों को हम देखें तो जो कांग्रेस है उसकी शक्तियों में धीरे धीरे पतन होता जा रहा है और वो शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती जा रही हैं। राष्ट्रपति सप्ताह में 2 बार तो पत्रकार सम्मेलन बुलाता है और उनके माध्यम से जनता में संपर्क स्थापित करता है। फिर रेडियो के माध्यम से, समाचार पत्र है, टेलीविज़न है, इनके माध्यम से राष्ट्रपति जनता के और नज़दीक चला जाता है। और वहाँ जहाँ कांग्रेस के सदस्य केवल विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति है वो संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करता है। और वहाँ के राजनीतिक जीवन में देखें तो और कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं है जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता हो। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो बिना तिलक, बिना मुकुट का राजा के समान है। लोग उनके भाषण को सुनते हैं, पढ़ते हैं, जबकि कांग्रेस के वाद विवाद को कोई पढ़ता नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति है का जो पद है वो अद्वितीय है और अपने व्यक्तित्व से वह उसको और महान बना लेता है। धन्यवाद। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है।